आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसानों, खेतीहर मजदूरों एवं श्रमिकों के हितैषी नेता के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों, विकास और उन्नयन में उनके योगदान के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लगभग 9-10 साल के थे तब 1899 से 1900 के बीच में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके दरमियान बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही लगभग 4.5 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए थे। बाबा साहब अंबेडकर गांव में रहने के कारण खेती किसानी करने वाले किसानों और किसानों के यहाँ मजदूरी करने वाले खेतीहर मजदूरों की समस्याओं के बारे में भली भांति जानते थे। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहा करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। वह देश को और देश के नागरिकों को खुशहाल बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे रोजी रोटी के लिए भी 2 जून की रोजी रोटी के भी लाले पड़ते हैं। लेकिन धनाढ्य लोग सभी तरह के ऐशो आराम करते हैं। जिनके पास अपार धन संपदा है, धरती है और ज्ञान है, वह सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं और सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। लेकिन किसान लगातार अपने काम करने के बावजूद कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि से ग्रसित होकर के कर्ज के जाल में फंस जाता है। एक बार साहूकार से कर्ज लेता है तो फिर कर्ज मुक्त होने का नाम नहीं लेता। इस प्रकार एक किसान पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही डूबकर मर जाता है। बाबा साहब अंबेडकर ने किसानों की समस्याओं, विशेषकर भारत के अंदर छोटी जोत वाले किसान ज़्यादा हैं, इसलिए छोटी जोत वाली कृषि और उनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित एक लेख लिखा, जिसे 1818 में विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। उसका नाम था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। बाबा साहब अंबेडकर ने किसानों की समस्याओं के बारे में बात करते हुए, उस पर विस्तृत चर्चा करते हुए भारत की कृषि और किसानी के संबंध में कई सारे विचार व्यक्त किए और उनके समस्याओं के समाधान के उपाय और किसानों के विकास और उन्नयन के लिए कई सारे मार्गदर्शन और सलाह दी। बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि भारत जो है वह एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश की अधिकांश जनसंख्या जो है वह कृषि पर निर्भर करती है, खेती किसानी करती है, मजदूरी करती है और श्रमिक के रूप में काम करती है। उन्होंने श्रमिकों के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए और कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कृषि में जो सक्षमता है, पैदावार बढ़ाने की सक्षमता है, उसको बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जो कि बाद में ये जो लेख था वह बाद में किताब के रूप में प्रकाशित हुआ, स्मॉल होल्डिंग्स एंड देयर रेमेडीज इन इंडिया। बाबा साहब अंबेडकर ने कृषि के औद्योगिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक उद्योग का लाभ और हानि का कैलकुलेशन होता है, वैसे ही कृषि का भी कैलकुलेशन होना चाहिए। जब उद्योग जो है वह कई बार हानि में चला जाता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कृषि हानि का सौदा है, उसमें लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर उसे भी बंद कर दिया जाना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर कृषि के सहकारीकरण यानी सहकारिता कृषि पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने बताया कि जब छोटी छोटी जोत है तो कई सारे लोग मिलकर के और ऐसी कृषि कर सकते हैं जिसमें कई सारे लोगों के खेत और कई सारे लोगों के साधन मिलकर के एक साथ काम किया जा सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने
कृषि में मशीनीकरण और यंत्रीकरण पर जोर दिया, जिसके कारण पैदावार बढ़ाई जा सकती हो। और साथ ही साथ उन्होंने सिंचाई के प्रबंध के लिए नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर, नहरी तंत्र को विकसित करने और बढ़ाने पर जोर दिया, और इसके लिए बांध बनाने की ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि किसानों की स्थिति में परिवर्तन आए। इसके लिए उन्होंने इस बुक में कई सारे रेमेडीज यानी समाधान सुझाए थे, जिनको आगे जाकर के इम्प्लीमेंट किया भी और भी आगे करना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1925 में किसानों के प्रश्न नाम से एक लेख जो है वह केसरी पत्रिका में छपवाया था, जिसके अंदर उन्होंने सरकार की जो लगान नीति थी उस पर सवाल उठाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस लेख के माध्यम से पूछा था कि सरकार जो किसानों से लगान लेती है वो उनकी अनुमानित उत्पादन के आधार पर लेती है, उनकी अनुमानित आय के आधार पर लेती है, और वो जो अनुमान होता है वह सरकार अपने फायदे के लिए अधिक से अधिकतम जो है वह कैलकुलेट करके रखती है। जब कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, चाहे वो अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, सूखा पड़ जाता हो या बाढ़ आ जाती हो, और किसी भी प्रकार से उनका नुकसान जो होता है उसके बावजूद भी सरकार जो है वह लगान माफ नहीं करती और लगान लेती रहती है, और साल दर साल लगान की जो दर होती है उसे भी बढ़ाती रहती है। ये तो एक प्रकार से ये वाली स्थिति हुई कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसे बचाने के बजाय लात दे करके डुबो दिया जाए। तो ये जो नीति है वह अन्यायपूर्ण नीति है और मानवतावादी नीति नहीं है। इसलिए ऐसी लगान वसूल करने के लिए सरकार को एक न्यायपूर्ण नीति निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार लगान लेती है उसको लगान लेने वाले जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जमींदार होते हैं, ग्राम के प्रमुख होते हैं, और साथ ही साथ जो पटवारी होते हैं वह किसानों से लगान तो वसूलते ही हैं, साथ ही साथ लगान के साथ साथ किसानों से अधिक लगान, उनसे मुर्गे, उनके बकरी, गायों के घी आदि भी उनसे वसूल करके और किसानों का शोषण करते रहते हैं। ऐसी अन्यायपूर्ण नीति जो है उसमें बदलाव करना चाहिए, और इस प्रकार से उन्होंने किसानों के हित में जो प्रश्न पूछे थे वह सरकार पर दबाव डालने के लिए था। उन्होंने देखा कि जब वो 1927 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एमएलसी विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए, तो वह ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले विधायक थे जिन्होंने किसानों के संबंध में एक विधेयक जो है वह विधानसभा में प्रस्तुत किया था। इस प्रकार भारत के प्रथम विधायक जिन्होंने किसानों से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत करके और एक मिसाल कायम की थी। उसके बाद भी उन्होंने किसानों से संबंधित कई विधेयक जो है वह विधानसभा में पारित करवाए, और आगे भी किसानों के मुद्दों पर वह काम करते रहे। लेकिन उन्होंने देखा कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की जो जनता है, जनसंख्या है, उसका 90% किसानों, खेतीहर मजदूरों और श्रमिकों के वर्ग से आता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। कांग्रेस और गांधी जी जो है वह स्वराज्य की बात जो करते हैं वह अपने हाथ में केवल शासन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनका इन वर्गों के प्रति किसी भी प्रकार का उन्नयन और विकास के लिए किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, किसी प्रकार की नीति नहीं है, और न वो इसमें रुचि लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद 1936 में उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कहा जाता है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी। ये जो पार्टी थी उसके मुख्य मुद्दे थे किसानों की स्थिति में परिवर्तन लाना, मजदूरों की में, खेतीहर मजदूरों और श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन लाना, उनके विकास के लिए काम करना, ये उनके मुख्य मुद्दे थे। किसानी पर उनके जो मुद्दे थे उसमें जो एमएसपी होती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होती है, एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, उसका निर्धारण होना चाहिए। और साथ ही साथ उनके जो मुद्दे ये थे कि जो किसानों से लगान वसूल करती है सरकार, तो लगान वसूलने से पहले सरकार को किसानों के जीवन यापन के लिए उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इनकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए, और उसके बाद जो लगान है वो उनसे वसूल करना चाहिए। ये उनके मुद्दे थे और इन पर ये लगातार काम करते रहे। 1938 में एक सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों की एक सभा में कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई इस देश का प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूं कि यदि किसान, मजदूर, श्रमिक, अछूत, ये सब लोग इकट्ठे होकर के अगर काम करने लग जाएं तो ऐसी सरकार बना सकते हैं जो किसान हितैषी हो, मजदूर हितैषी हो और सभी वर्गों के हित में कार्य करती हो। ऐसी सरकार आप लोग बना सकते हो अगर आप चाहो तो।
जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1942 से लेकर 1946 तक वाइसराय की काउंसिल में जब लेबर मिनिस्टर बने, तब भी उन्होंने किसानों के हितों से संबंधित कई सारे काम किए। उन्होंने नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हीराकुंड बांध और दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं के जो कार्य थे उनको क्रियान्वित किया और किसानों के हितों के लिए कई सारे जो बिल है वह विधानसभा में पारित करवाए। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तब उन्होंने 340 आर्टिकल 341 के अंदर पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए राष्ट्रपति से एक आयोग गठित करने के लिए निवेदन किया उसके प्रस्ताव के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 1953 से 55 के बीच काका कालेलकर आयोग गठित किया गया और इसी प्रकार 1978 से लेकर 1980 में जो मंडल आयोग था उसका गठन किया गया ताकि पिछड़े वर्गों यानी विशेष रूप से किसानों की समस्याओं और किसानों के उत्थान के लिए उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम किया जा सके। इसी के अंतर्गत जो आज पिछड़े वर्ग की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, उनको जो आरक्षण मिला हुआ है वो उसी के अंतर्गत है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान लागू हो गया, देश आजाद हो गया, उसके बाद एक सभा में उन्होंने कहा था कि जो किसान और मजदूर है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोग जो थे वो इन्हीं वर्गों में से आते थे और आज भी जो सेना में भर्ती हो रहे हैं वह सबसे ज्यादातर लोग जो है वह किसान और मजदूर वर्ग से आते हैं। उसके बावजूद भी सत्ता का जो सबसे ज्यादा फायदा जो उठा रहे हैं वह सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण और बनिया, वह सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम नहीं किया गया, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अगर काम नहीं किया गया, उनका उत्थान नहीं हुआ, तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि जब क्रांति होकर रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब लोग होते हैं वह हमेशा अमीर लोगों की सहायता करते हैं, उनका बचाव करते हैं, लेकिन अमीर लोगों में कभी भी गरीबों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रहती। उन्होंने ये कहा कि जो किसान हैं, अगर उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब किसान जो दो बेल हल्के जूते रहते हैं, उन्हीं की तरह किसान भी एक तीसरे बेल के रूप में काम करना शुरू कर देगा। बाबा साहब अंबेडकर की ये बात अगर आज देखें तो बेल तो स्वतंत्र होकर के नंदी बन गए, लेकिन किसान जो है वह एक बेल के बजाय तीनों बेलों का भार स्वयं उठा रहा है। और आज अगर उस जमाने में बाबा साहब अंबेडकर जो कि किसानों के, मजदूरों के और श्रमिकों के, अछूतों के एक निर्विवाद नेता के रूप में उभरे थे, अगर वह नेतृत्व अगर देश को मिलता तो उस स्थिति में आज किसान जो है उनकी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती जो आज हमें देखने को मिलती है। लेकिन जातिवादी मानसिकता और मनुवादी मानसिकता के कारण ऐसे नेतृत्व को फलने फूलने का मौका नहीं मिला, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वह किसानों को भुगतना पड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह ऐसे व्यक्ति थे जिसे कहते समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो प्रभु पार करो। बाबा साहब अंबेडकर ने जिन जिन समाजों, जिन जिन कौम, जिन जिन वर्ग और समुदायों को जितनी आवश्यकता थी समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए, उनके लिए उतना काम किया था। अछूतों को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी क्योंकि वो नार के जीवन जी रहे थे, उन अमानवीय जीवन जी रहे थे, इसलिए उनकी सबसे ज्यादा काम किया और लोग उनको केवल अछूतों के नेता के रूप में जानने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था। महिलाओं के उत्थान के लिए भी उन्होंने उतना ही काम किया क्योंकि महिलाओं को भी उतना ही नार के जीवन जीना पड़ता था। उनका जो जीवन था उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की उनको आज़ादी नहीं थी। तो ये जो काम थे बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों के लिए किए, मजदूरों के लिए किए, सभी वर्गों के लिए किए। देश को जितनी आवश्यकता थी उन्होंने उनके लिए भी काम किया और इस प्रकार एक महानायक जो था वह उभर करके सामने आया और जिसने इस देश को एक महान भारत राष्ट्र बनने के लिए एक संविधान दिया, एक जीवंत दस्तावेज निर्मित किया। उसके लिए पूरा देश जो है उनका ऋणी है। और आज कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि बाबा साहब की तरह, उनकी तरह आगे बढ़ करके देश हित में, समाज हित में अगर काम करना चाहे तो वह व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग, अपने समय का निवेश शिक्षा के रूप में, शिक्षा का निवेश शक्ति के रूप में और शक्ति का निवेश समृद्धि के रूप में करके और बन सकता है अगला अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।